ये कहानी है एक ऐसी जेल की जहाँ पर कोई भी कैदी आम इंसान नहीं है। इस जेल में सभी कैदियों के पास सुपर पावर्स हैं। किसी के पास बिजली को कंट्रोल करने की सुपर पावर है, तो किसी के पास अगले इंसान का दिमाग पढ़ने की पावर है, तो किसी के पास एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह जाने की भी सुपर पावर है। इतनी खतरनाक सुपर पावर्स वाले कैदी जब एक ही जेल में रहेंगे तो क्या क्या होने वाला है और क्या ये कैदी इस जेल से भाग पाएंगे, ये सब जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक अंडरग्राउंड पार्किंग से होती है, जहाँ मेटाह्यूमंस का एक ग्रुप जैक को मारने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको एक बाप और बेटी को मारने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन ये आदमी अपने मिशन में फेल हो गया था। तभी वहाँ पेबैक नाम का एक आदमी आ जाता है। उसकी शर्ट पर क्रॉस का निशान बना होता है। वह बिना समय गंवाए उन गुंडों को आसानी से मार गिराता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं। पेबैक उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन वे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खुद को बचा लेते हैं। ये देखकर पेबैक अपने हथियार छोड़ देता है और सीधे मुखों से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। सामने वाला गुंडा मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट निकलता है। वह तेजी से पंच और किक मारता है। वह पेबैक का चाकू छीनकर उसके पैर में वार भी कर देता है, लेकिन पेबैक हार नहीं मानता। वह पलटवार करता है और उस आदमी का हाथ तोड़ देता है, फिर उसे जमीन पर गिराकर खत्म कर देता है। अब सिर्फ एक दुश्मन बचता है, जो इंसान और जानवर का मिला जुला रूप लगता है। पेबैक एक ही मुक्के में उसे गिरा देता है और फिर अपनी उंगलियों से उसकी आंख पर वार करता है। पूरा ग्रुप खत्म हो चुका होता है। जैक उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है, लेकिन पेबैक सच्चाई बताता है कि वह असल में जैक के लिए ही आया था, क्योंकि जैक उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। बिना झिझक पेबैक अपनी बंदूक निकालता है, निशाना लगाकर गोली मार देता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वह बिना विरोध के सरेंडर कर देता है। ये सब सेंट लुइस शहर में हुआ था। यही वह शहर है जो पल्स नाम की एक न्यूक्लियर घटना का शिकार बना था। उस घटना ने घरों को तबाह कर दिया और लोगों को रेडिएशन से दूषित कर दिया। जो लोग बच गए उनमें म्यूटेशन हो गया और उन्हें सुपर पावर मिल गई। अपराधियों ने इन पावर का फायदा उठाना शुरू कर दिया। हालात काबू में करने के लिए अमेरिकी सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। सबसे बड़ा कदम था एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल का निर्माण करवाया, जिसका नाम सेंटिब्रॉन था। यह जेल खास तौर पर सुपर पावर वाले अपराधियों के लिए बनाई गई थी। इस जेल का वार्डन डेवेलिन है, जो एक करप्ट अफसर है और सुपर पावर वाले लोगों को कैद करके खुशी महसूस करता है, चाहे वे अपराधी हों या नहीं। एक सुबह उसे खबर मिलती है कि नए कैदियों का एक ग्रुप आने वाला है, जिसमें पेबैक और एक युवा ड्राइवर डिएगो डियाज भी शामिल है। जेल पहुंचने पर उनका सामना ऑफिसर डैनी और लिज मोरालेस से होता है। इन सब का लीडर कैप्टन जेसन ब्रॉडी है। जांच के दौरान उन्हें वार्निंग दी जाती है कि जेल में रहते समय उनके पैर में एक खास पट्टा लगाया जाएगा। इस पट्टे के जरिए नेली नाम का एक पदार्थ दिया जाएगा, जो उनकी सुपर पावर को बंद कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई कैदी हंगामा करता है तो कॉलर को एक्टिवेट करके उसे बिजली का झटका भी दिया जा सकता है। पेबैक इससे बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन कप्तान थोड़ा शो ऑफ करता है। वह अपने टैबलेट पर कमांड एक्टिवेट करता है और कैदी को बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। सब कुछ समझाने के बाद नए कैदियों को उनकी कोठरी में ले जाया जाता है। अगली सुबह वे जेल के ग्राउंड में पहुंचते हैं। अभी आए ही थे कि पेबैक की दुश्मनी जिम से हो जाती है। जिम उसी ग्रुप का सदस्य है जिसे पेबैक ने जेफरी को पकड़ने के लिए मार डाला था। जब जिम को पता चलता है कि उस रात उसके भाई को पेबैक ने मारा था, तो वह उस पर झपट पड़ता है, लेकिन पेबैक आसानी से बच जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। देखते ही देखते भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डिएगो यह सब देख रहा होता है और सोचता है कि पुलिस इस फाइट को रोक क्यों नहीं रही। तभी एक कैदी गॉर्डन, जिसे लाइटनिंग रॉड भी कहा जाता है, उसे बताता है कि पुलिस तभी बीच में आती है जब कोई कैदी दूसरे को मारने की कोशिश करे। अपनी शक्तियां बंद होने के बावजूद पेबैक अपने विरोधी पर हमला करता है। सामने वाला भी पलटवार करता है और उसकी नाक पर मुक्का मारता है। फिर वह दोबारा हमला करता है और सबके सामने उसे मारने की धमकी देता है। तभी ऑफिसर लिज दोनों को बिजली का झटका देकर लड़ाई रोक देती है। फिर एक महिला अफसर उस गुंडे को मारती है और उन्हें अस्पताल भेज दिया जाता है। लड़ाई के बाद डिएगो गॉर्डन से पूछता है कि वह इतने सालों से जेल में कैसे जिंदा है। गॉर्डन उसे सेंटिब्रॉन के 4 मुख्य नियम बताता है। हमेशा सब कुछ साफ रखो, अपने काम से काम रखो, मुसीबत मत लो और किसी कैदी से कभी कुछ उधार मत लो। वह एक और जरूरी सलाह देता है, कभी मत बताना कि तुम्हारी सजा में कितने साल बाकी हैं। डिएगो को सिर्फ 5 साल की सजा मिली है। अगर आजीवन सजा काट रहे कैदियों को यह पता चल गया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इसके बाद डिएगो सेंटिब्रॉन के सबसे खतरनाक कैदी जूलियस लोबे के बारे में पूछता है। जूलियस के पास दिमाग कंट्रोल करने की ताकत है, इसलिए उसे अलग कोठरी में रखा गया है और उस पर लगातार नजर रखी जाती है। उसकी निगरानी उसका खास आदमी डेरियस करता है। गॉर्डन यह भी कहता है कि अगर नल्ली कभी काम करना बंद कर दे तो जूलियस पूरे जेल को आसानी से खत्म कर सकता है। उसी समय जेल ऑफिस में वार्डन अपने एक आदमी को जूलियस को बुलाने भेजता है, क्योंकि उसकी रिहैब सुनवाई का समय हो गया है। गले में पट्टा और लोहे का मास्क पहने जूलियस को एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ एक जज उससे सवाल पूछता है। वह जानना चाहता है कि इतने साल जेल में रहने के बाद क्या जूलियस सुधर गया है, लेकिन जूलियस सुनवाई को नजरअंदाज करता है। वह जज को गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि वह बस अपनी कोठरी में वापस जाना चाहता है, जैसा
उम्मीद था, उसकी रिहैब रिपोर्ट खराब मानी जाती है और उसे अनिश्चित समय तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट रूम से बाहर आते ही वार्डन जूलियस के पास जाता है। वह रिटायर होने वाला होता है और जेल की जिम्मेदारी किसी नए सुपरवाइजर को सौंपने से पहले जूलियस के साथ एक डील करना चाहता है। वार्डन उसे बताता है कि वह जेल के अंदर एक सीक्रेट फाइट क्लब चलाता है जिससे वह एक्स्ट्रा पैसे कमाता है, लेकिन जैसे ही वह सेंटिब्रॉन छोड़ेगा उसके पास सिर्फ उसकी मंथली पेंशन बचेगी। वह चाहता है कि उसकी बाकी जिंदगी आराम, लग्जरी और पैसे में गुजरे। हाल ही में उसे पता चला है कि जूलियस की बहुत बड़ी रकम एक बैंक में छिपी हुई है और उस अकाउंट तक सिर्फ जूलियस ही पहुंच सकता है। वार्डन जूलियस को ऑफर देता है कि वह अपना सारा पैसा वार्डन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, बदले में उसे जेल में ज्यादा आरामदायक जिंदगी दी जाएगी। जूलियस इस डील के लिए हाँ कर देता है। इसी दौरान अस्पताल के वार्ड में डॉक्टर इसाबेल पेबैक का इलाज कर रही होती है। तभी डिएगो वहाँ आता है जिसे सफाई के काम पर भेजा गया था। सबसे खतरनाक कैदियों के साथ काम करने के बावजूद डॉक्टर एक दयालु महिला होती है और सबके साथ इज्जत से पेश आती है। डिएगो डॉक्टर से खुलकर बात करता है और बताता है कि उसकी खास शक्ति दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करना है। वह कहता है कि वह कोई खतरा नहीं है और उसे गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया है। डॉक्टर को डिएगो पर दया आ जाती है और दोनों बातचीत करते रहते हैं। तभी डॉक्टर को जूलियस की मेडिकल जांच के लिए दूसरे कमरे में बुलाया जाता है। वहां पहुंचकर वह उसका चेकअप शुरू करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि पेबैक स्ट्रेचर से उठ चुका है और उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया है। डॉक्टर को दुनिया के सबसे खतरनाक खलनायकों में से एक की देखभाल करते देख पेबैक गुस्से में आ जाता है। वह डॉक्टर पर हमला कर देता है और उसे तब तक मारता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती। इसके बाद वह जूलियस को खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला होता है तभी डिएगो कमरे में आ जाता है और पेबैक को रोक देता है। वह बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है और उसे काबू में कर लेता है। इसी बीच एक पुलिस वाला समय पर पहुंच जाता है और पेबैक को पकड़कर उसकी कोठरी में वापस ले जाता है। डिएगो के इस साहसिक काम से वह बाकी कैदियों के बीच पॉपुलर हो जाता है। दोपहर के खाने के समय कैदी उसे अपनी जेली देकर उसका सम्मान करते हैं। कुछ देर बाद गॉर्डन भी आता है, अपने दोस्त को बधाई देता है और कहता है कि अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा। अचानक डेरियस भी डिएगो को अपनी जेली देता है और उसे गलियारे में बुलाता है क्योंकि जूलियस उससे बात करना चाहता है। जब डिएगो जूलियस की कोठरी में पहुंचता है तो जूलियस अस्पताल में किए गए काम के लिए उसे धन्यवाद देता है और वादा करता है कि सही समय आने पर वह उसकी मदद करेगा। डिएगो को समझ नहीं आता कि जेल के सबसे खतरनाक कैदी की मदद लेना सही है या नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह यह प्रस्ताव मान लेता है। जेल ऑफिस में वार्डन अपनी सेक्रेटरी फेलिशिया की मदद से अपने फेयरवेल की तैयारी कर रहा होता है। तभी कैप्टन ब्रोडी वहां आता है। वार्डन उसे बताता है कि वह जूलियस का इस्तेमाल करके उसकी संपत्ति अपने नाम करवाने वाला है, इससे पहले कि वह पद छोड़ दे। ब्रोडी, जो जेल के अंदर की फाइट और करप्शन से परेशान है, इस आइडिया को मना कर देता है और चुपचाप कमरे से चला जाता है। उधर फेलिशिया अपने बॉस के रवैये से नाराज होती है और कहती है कि अगर अधिकारियों को यह बात पता चल गई तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन वार्डन को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वह कहता है कि उसे फेलिशिया की मदद चाहिए। उसे पता है कि फेलिशिया उसकी नौकरी चाहती है, इसलिए वह उसे 2 लिफाफे दिखाता है। पहले लिफाफे में उसके लिए सिफारिशी पत्र होता है जिससे वह नई सुपरवाइजर बन सकती है। दूसरे लिफाफे में उसके खिलाफ कई आरोप होते हैं जिन्हें वह तब इस्तेमाल करेगा अगर फेलिशिया उसकी मदद नहीं करेगी। अपने बॉस के इरादे समझने के बावजूद फेलिशिया शर्तें मान लेती है क्योंकि उसे यकीन है कि जब वह सुपरवाइजर बनेगी तो सेंटिब्रॉन के हालात बदल देगी। एक और दिन गुजरता है और गॉर्डन को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। वहाँ उसे साबित करना होता है कि वह सुधर चुका है। उम्र कैद की सजा के 10 साल पूरे करने के बाद वह कहता है कि उसने अपने तरीके बदल लिए हैं और जो कुछ सीखा है उसे दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। दुर्भाग्य से जज उस पर भरोसा नहीं करते। वे कहते हैं कि सभी कैदियों में से वही एक ऐसा है जो किसी भी तरह से अलग नहीं दिखा, न अच्छा न बुरा। यह सुनकर गॉर्डन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वह बस आजाद होना चाहता है और अपनी सजा का काफी हिस्सा काट चुका है, लेकिन उसी गुस्से की वजह से जज उसका रिहाई का अनुरोध ठुकरा देता है और उसे कुछ और साल जेल में रहने को कह देता है। आजादी की कोई उम्मीद न देकर गॉर्डन कैंटीन की मेज पर बैठ जाता है। डिएगो, जो अब किचन में काम कर रहा है, अपने दोस्त को खुश करने की कोशिश करता है। तभी डेरियस मेज के पास आता है और गॉर्डन को एक चाबी दे देता है। गॉर्डन तुरंत समझ जाता है कि यह किस लिए है और मान लेता है कि यह जूलियस की किसी सीक्रेट प्लान का हिस्सा है। जैसे ही डिएगो वापस किचन में जाता है, गॉर्डन अपनी जैकेट खोलता है और उस चाबी से अपने पैर में लगे कॉलर को बंद कर देता है। अब वह नेली से आजाद है और अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सबसे पहले वह डिएगो के पास जाता है और पिछले कुछ दिनों में अच्छा दोस्त बनने के लिए उसे धन्यवाद देता है। डिएगो समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। थोड़ी देर बाद गॉर्डन एक पुलिस वाले को चिढ़ाने लगता है और उसे फाइट के लिए उकसाता है। अधिकारी उससे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गॉर्डन एक लैंप से बिजली का तार खींचता है और अपने शरीर पर मारता है। सारी बिजली
सोख लेता है। ऐसा करते ही जेल का जनरेटर ओवरलोड हो जाता है और पूरी बिजली सिस्टम बंद हो जाती है। इस ऊर्जा को अपने अंदर लेकर गॉर्डन फिर से बिजली का सोर्स बन जाता है और पुलिस वाले को जोरदार झटका देता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। इसके बाद गॉर्डन कैंटीन से भाग जाता है। जनरेटर खराब होने की वजह से जेल के कैमरे बंद हो जाते हैं। अधिकारी अब कैदियों के कॉलर में लगे झटके को चालू नहीं कर पाते। यह मौका देखकर अपराधी इसका फायदा उठाने का फैसला कर लेते हैं। जेल के आंगन में जिम और उसके गुंडे पेबैक से फिर से फाइट करने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसके सामने आने वाले होते हैं, जनरेटर दोबारा चालू हो जाता है। तुरंत पुलिस कंट्रोल सिस्टम फिर से जोड़ देती है, कैदियों के कॉलर एक्टिवेट कर देती है और उन्हें बिजली का झटका देकर वापस उनकी कोठरियों में भेज देती है। हालात काबू में आने के बाद अधिकारियों को पता चलता है कि कैंटीन में उनके एक साथी की गॉर्डन के हमले में मौत हो गई। उन्हें यह भी समझ आता है कि बिजली कटने के पीछे भी वही था। वे यह खबर वार्डन को देते हैं। वार्डन गुस्से में आदेश देता है कि गॉर्डन को तुरंत ढूंढा जाए। उधर लाइटनिंग रॉड अस्पताल वाले हिस्से में भाग जाता है। वहाँ वह खिड़की से धूप को देखता है और कहता है कि वह जल्द ही फिर से आजाद होगा। तभी ऑफिसर मोरालेस कमरे में आती है, उसे एक मुक्के से जमीन पर गिरा देती है और वार्डन को बता देती है कि उसने उसे पकड़ लिया है। वार्डन एक पुलिस वाले की मौत की सजा के तौर पर गॉर्डन को खत्म करने का आदेश देता है। लीज मना करती है क्योंकि वह किसी कैदी को मारना नहीं चाहती, लेकिन वार्डन उसे मजबूर करता है। आखिरकार वह अपने फाइटिंग ग्लव्स पहनकर गॉर्डन के सिर पर बार बार वार करती है जब तक कि वह पूरी तरह मर नहीं जाता। अगले दिन डिएगो अपने दोस्त की मौत का गम मना रहा होता है। तभी उसे अपनी पत्नी का फोन आता है। वह कहती है कि उसे उसकी जरूरत है क्योंकि वह अकेले अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर पा रही। डिएगो कहता है कि वह जेल में कम से कम समय बिताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं जानती कि वह कब तक उसका इंतजार कर सकती है। तभी ऑफिसर लिज वहां आ जाती है और फोन बीच में ही कट जाता है। वह डिएगो को वार्डन से मिलवाने ले जाती है। वार्डन उसे एकांत कारावास वाले गलियारे में ले जाता है, जहां एक खास कमरा होता है जहां कैदियों को सबसे सख्त सजा दी जाती है। वार्डन उसे चेतावनी देता है कि अगर वह उस कमरे में जाने वाला अगला कैदी नहीं बनना चाहता तो उसे बताना होगा कि जूलियस उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। डिएगो बस इतना कहता है कि उसने अस्पताल में उसकी मदद की थी और इसलिए जूलियस ने उससे दोस्ती की। ये सुनकर वार्डन डिएगो को साफ चेतावनी देता है कि अब से जूलियस के बारे में जो भी उसे पता चलेगा उसे सब बताना होगा, नहीं तो उसे लंबे समय तक अकेली सेल में बंद कर दिया जाएगा। डिएगो के पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। अगले कुछ दिनों तक जेल की रोज की जिंदगी वैसे ही चलती रहती है। किसी को खबर नहीं होती, लेकिन जूलियस चुपचाप अपनी गुप्त योजना पर काम करता रहता है। एक सुबह वह अपने एक आदमी को पेबैक की कोठरी में टैटू की सुई पहुंचाने भेजता है। पेबैक को नहीं पता यह किसने भेजी, लेकिन वह परवाह नहीं करता और अपने शरीर पर क्रॉस का टैटू बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद वह जिम को ढूंढने आंगन में जाता है। जिम कहता है कि अभी सही समय नहीं आया है, लेकिन भरोसा दिलाता है कि दोनों जल्द अपना हिसाब बराबर करेंगे। ऐसा लगता है कि जिम को अभी शांति बनाए रखने को कहा गया है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। डिएगो किसी तरह अपने दिन काट रहा होता है। गॉर्डन की मौत के बाद वह जूलियस से सीधा सवाल करने का फैसला करता है। उसकी कोठरी में जाकर वह पूछता है कि उसके असली इरादे क्या हैं और वह उससे क्या करवाना चाहता है। जूलियस बस इतना कहता है कि सब्र रखो, अगर सब ठीक रहा तो वे दोनों हफ्ते के अंत तक आजाद होंगे। वही दिन वार्डन की रिटायरमेंट का दिन है और फेलिशिया बेसब्री से उसकी जगह लेने का इंतजार कर रही है, लेकिन उसे एक झटका लगता है जब उसे ईमेल से पता चलता है कि कैप्टन ब्रॉडी भी इस पद की दौड़ में है। गुस्से में वह वार्डन से बात करने जाती है। वार्डन कहता है कि वह बस कैप्टन को भी मौका दे रहा है। फेलिशिया को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और उसे शक होता है कि इसके पीछे कोई और वजह है। कैप्टन ब्रॉडी खुद भी यह खबर सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वह इसे मान लेता है। वह तय करता है कि वार्डन के रिटायर होने तक सब कुछ कंट्रोल में रखेगा, इसलिए वह आंगन में जाकर जिम से कहता है कि आखिरी दिन कोई गड़बड़ न करे। जिम हाँ कह देता है, लेकिन जैसे ही कैप्टन जाता है वह अपने साथियों से कहता है कि वह उसे खत्म करने का मौका ढूंढ रहा है। फिर भी उन्हें जूलियस की योजना माननी होगी और सही समय का इंतजार करना होगा। आखिरकार वार्डन की विदाई का दिन आ जाता है। जेल पहुंचकर वह कैप्टन ब्रॉडी और फेलिशिया को बुलाता है। वह कहता है कि उसने अपना नया जेल इंचार्ज चुन लिया है। फेलिशिया के लिए यह बड़ा झटका होता है क्योंकि ब्रॉडी को सैन टिबेरॉन का नया इंचार्ज बना दिया जाता है। यह जानते हुए कि वह इस पद के लिए सबसे योग्य है, फेलिशिया निराश होकर कमरे से निकल जाती है, जिससे ब्रॉडी प्रमोशन को लेकर और भी असहज हो जाता है। हालांकि वार्डन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जूलियस की कोठरी में जाकर उसे उनके बीच हुए समझौते को पूरा करने के लिए कहता है। जेल अफसर उसे एक टैबलेट देता है जिसमें उसके बैंक खाते तक पहुंच होती है ताकि कैदी अपनी पूरी रकम ट्रांसफर कर सके। तभी जेल के मैदान में पेबैक जिम को भड़काने के लिए लौटा है, लेकिन इस बार वह मान जाता है और दोनों एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों कैदियों को लड़ते हुए देखकर लिज और कप्तान ब्रॉडी कॉलर की बिजली चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करती। इसी समय जूलियस टैबलेट पर कमांड ऑन करता है, लेकिन पैसे ट्रांसफर करने के साथ साथ वह जेल की बिजली
इमीडिएटली सिस्टम को हैक करने का कमांड भी चालू कर देता है। इसकी वजह से वह सभी कॉलर बंद करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कंट्रोल सिस्टम बंद हो जाता है और सभी कैदियों की ताकतें वापस आ जाती हैं। जैसे ही ऐसा होता है, कैदी जेल में दंगा शुरू कर देते हैं, आपस में और पुलिस से लड़ते हैं, जो आसपास पूरी तरह से हंगामा फैलने से रोकने की पूरी कोशिश करती है। अस्पताल विंग में डिएगो को भी अपनी सहानुभूति की ताकत वापस मिल जाती है और वह सभी कैदियों की भावनाएं महसूस करने लगता है। इस ज्यादा बोझ की वजह से डिएगो को बुरा लगता है, लेकिन डॉक्टर इसाबेल उसे शांत रहने में मदद करती हैं और कहती हैं कि उन्हें अस्पताल में मरीजों की रक्षा के लिए उसकी जरूरत होगी। डिएगो मान जाता है और डॉक्टर और एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर वे किसी और कैदी के आने से पहले ही रास्ता बंद कर देते हैं। जूलियस की कोठरी में वापस आकर फेलिशिया वार्डन को फोन करती है और उसे बताती है कि कैदियों की ताकतें बाहर आ गई हैं, क्योंकि किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया है। जेल अफसर फिर हालात संभालने के लिए कोठरी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है। कॉलर को बंद करने के साथ साथ जूलियस ने कोठरियों के इलेक्ट्रॉनिक ताले भी खोल दिए हैं, जिससे सभी कैदी आजाद हो गए हैं। हालत तेजी से बिगड़ती है और कैदी जहां भी जाते हैं पूरी तरह से तबाही मचा देते हैं। अपनी ताकतों के साथ, जो लेजर से लेकर चीजों को दूर से हिलाने की ताकत और आग फेंकने तक है, वे सिक्योरिटी गार्डों और अपनी ही कोठरियों को खत्म कर देते हैं। इस हंगामे के बीच डायमंड जिम, जिसकी ताकतें अब एक्टिव हो गई हैं, बेहद ताकतवर और पत्थर जैसी सख्त त्वचा वाले डरावने रूप में बदल जाता है। अपनी ताकत के बावजूद पेबैक को अपने दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई में दिक्कत होती है और वह जमीन पर गिर जाता है। जिम अपने दुश्मन को खत्म करने ही वाला होता है, तभी एक दूसरा कैदी उसके सिर पर वार कर देता है, लेकिन अपनी ताकत की वजह से उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता और वह गर्दन पर हमला करके उस कैदी को खत्म कर देता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर पेबैक वहां से भाग जाता है। पास में कैप्टन ब्रॉडी और बाकी पुलिस वाले कैदियों को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कॉलर को फिर से चालू करने का तरीका सोच रहे होते हैं। फिर वह फेलिशिया से मदद मांगता है, जो तुरंत जनरेटर दोबारा चालू करने का सुझाव देती है, क्योंकि इससे कॉलर में लगे कैमरों पर कंट्रोल वापस आ जाएगा, जिससे सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाएगा। ब्रॉडी अकेले जनरेटर रूम में जाने का फैसला करता है, जबकि उसके साथ ही कैदियों को रोकने के लिए वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जिम कैप्टन को वहां जाते हुए देख लेता है और हिसाब बराबर करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। जब वे जनरेटर रूम में पहुंचते हैं तो ब्रॉडी फेलिशिया से और जानकारी मांगता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहा होता। हालात और खराब हो जाते हैं, क्योंकि जिम भी वहां पहुंच जाता है और कैप्टन को ढूंढने लगता है, जो जनरेटर के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक रिंच गिरा देता है और अपनी जगह बता देता है। जिम उसके पीछे जाता है, लेकिन ब्रॉडी छिपने में कामयाब हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। उसकी कोशिशों के बावजूद कैदी उसे ढूंढ लेता है और जब कहीं भागने की जगह नहीं बचती तो ब्रॉडी उससे लड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसके मुक्कों का जिम पर कोई असर नहीं होता। उसे खत्म करने से पहले जिम बताता है कि यह सब जूलियस ने जेल के एक अफसर की मदद से प्लान किया था। उसे लगता था कि ब्रॉडी भी इसमें शामिल है, लेकिन कैप्टन बेगुनाह है। थोड़ा सोचने के बाद ब्रॉडी को याद आता है कि उसकी साथी डैनी जनरेटर रूम में थी जब उसे बंद किया गया था। फिर वह समझ जाता है कि डैनी जूलियस के लिए काम कर रही थी और उसने सिक्योरिटी सिस्टम में छेड़छाड़ करने के लिए एक डिवाइस लगाया था। अब जब उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है तो ब्रॉडी जिम का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन जिम बहुत ताकतवर है और उसे दबाने लगता है। अपनी ताकत खत्म होने के करीब कैप्टन किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और रिंच का इस्तेमाल करके वह कमरे में लगे पाइपों में से एक तोड़ देता है। नतीजे में गर्म गैस जिम के चेहरे पर लगती है, जिससे वह दर्द से चीखने लगता है और तब तक चिल्लाता रहता है जब तक वह पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। अंत में ब्रॉडी मौका देखकर जनरेटर फिर से चालू कर देता है और इस तरह कैदियों पर दोबारा कंट्रोल पा लेता है। इसके बावजूद जूलियस की योजना वैसे ही चलती रहती है और अपने बॉस को सब कुछ बताने के बाद वह कहता है कि उसके पास अभी एक आखिरी चाल बची है। किसी को नहीं पता था कि जूलियस के पास एक गुप्त ताकत है, जिससे वह अपना दिमाग दूसरे इंसान के शरीर में भेज सकता है। इसी ताकत से वह वॉरेन के साथ अपना दिमाग बदल लेता है और कुछ ही सेकंड में वॉरेन खुद को जूलियस के शरीर में पाता है। संभलने का मौका मिले बिना जूलियस उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और वह बिस्तर पर बेहोश पड़ा रहता है। अब जब उसके पास वार्डन का शरीर है तो वह पुलिस वालों को आदेश देता है कि दरवाजा खोलें और कैदी को ले जाकर सॉलिटरी में बंद कर दें। थोड़ी देर बाद जूलियस अपनी कोठरी से बाहर आता है और फेलिशिया से मिलता है, जो कहती है कि उसने हालात संभाल लिए हैं और कैदियों को वापस उनकी कोठरियों में भेज रही है। जेल अफसर उसके काम से खुश होता है और इनाम में उसे ब्रॉडी की जगह सैन टिबेरॉन का नया इंचार्ज बना देता है। आखिरकार दंगा कंट्रोल में आ जाता है। आंगन में पेबैक कई कैदियों की लाशों पर बैठा होता है। उसने आखिरकार सभी ताकतवर अपराधियों को जेल में खत्म कर दिया है और अपनी जीत पर खुशी से चिल्ला रहा है। दूसरी तरफ डिएगो भी इस दंगे में बहुत काम आता है। डॉक्टर इसाबेल के साथ रहकर वह अस्पताल विंग की रक्षा करता है। उसकी मेहनत के इनाम में उसे एक साधारण जेल में भेज दिया जाता है, जहां अच्छे व्यवहार की वजह से उसे जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। फिर डिएगो डॉक्टर को अलविदा कहता है। जैसे ही वह जाता है
है, ऑफिसर लिज आती है और डॉक्टर को वार्डन के नए आदेश के बारे में बताती है। वह डॉक्टर से कहती है कि जूलियस को दवा की खुराक दे दी जाए ताकि जब वह सॉलिटरी से बाहर आए तो उसे कंट्रोल में रखा जा सके। डॉक्टर को यह बात अजीब लगती है, लेकिन मजबूरी में वह आदेश मान लेती है और इसी के साथ वह असली जूलियस की योजना का आखिरी सुराग भी मिटा देती है। कुछ दिनों बाद फेलिशिया आखिरकार जेल इंचार्ज का पद संभाल लेती है, जबकि ब्रॉडी इस्तीफा दे देता है जेल के हंगामे को पीछे छोड़कर अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए। आखिर में जूलियस भागने में सफल हो जाता है और डिएगो से किया अपना वादा निभाता है, जो अपनी नई जेल जाने के लिए बस पकड़ने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन जूलियस को अभी एक और वादा पूरा करना था और वार्डन के शरीर का इस्तेमाल करके वह डेरियस को पैरोल दे देता है। इसके साथ ही कैदी रिहा हो जाता है और जेल से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात जूलियस से होती है, जो उसे कार में ले जाने के लिए इंतजार कर रहा होता है। बिना किसी को शक हुए दोनों कैदी वहां से निकल जाते हैं और अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके एक बार फिर अपराध की दुनिया में ऊपर बढ़ने लगते हैं। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार।